नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज जो हर दिन की तरह हमारी शो शाम की आने वाली है, उस शो के को मैं आपके बीच आज फिर एक बार लेकर आया हूं। और आज का जो मुद्दा होगा वो हमारा बेरोजगारी, जो आज के समय में युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत है, देश के नौजवानों की सबसे बड़ी जरूरत है, वो है रोजगार। आज हम इसी बिंदु पे बात करेंगे और इसी बिंदु पे बात करने के लिए हमारे साथ सचिन सर हैं, जो बिल्कुल इकोनॉमी के सेक्टर में और पॉलिटिकल सेक्टर में इनका काफी ज्यादा पकड़ है, काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो सचिन सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपको कि आपने हमें अपने चैनल के माध्यम से कुछ बोलने का मौका दिया है। और संध्या वंदन उन सभी दर्शकों का जो हमारी बातों को सुनकर और हमसे लाभान्वित होंगे। चलिए, तो अब हम सवाल और जवाब का सिलसिला का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सचिन जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि आज की जो हालात है देश में, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को लेकर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि बेरोजगारी में सरकार का पैरामीटर क्या है, सरकार किस पैरामीटर को बेरोजगारी में मानती है। देखिए प्रिंस बाबू, जो एक्चुअली बेरोजगारी का जो पैरामीटर है, इकोनॉमिक्स कहता है कि जब कोई व्यक्ति कार्य क्षमता के साथ नौकरी की तलाश करने में इधर उधर भटकता है और उसके बाद भी अगर उसे नौकरी नहीं मिल पाती, अच्छे ढंग से वो अपने जीविकोपार्जन को नहीं कर पाता, तो उस भयावह स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। तो हाँ, तो हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे यहाँ पे। बेरोजगारी का जो आपने परिभाषित किया, जो आपने डिफिनेशन दिया, वो वास्तव में बेहतर है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि अभी जो बेरोजगारी का ग्राफ है, लगातार विपक्ष, अगर इंडिया गठबंधन को हम देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है, मोदी सरकार पे आरोप लगा रही है कि अभी के समय में बेरोजगारी रेट बहुत ज्यादा है। इसे आप कैसे देखते हैं? अगर बात किया जाए तो यूपीए गवर्नमेंट का और मोदी सरकार का, तो अभी बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है, उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पहले अगर बात किया जाए तो जनता जनार्दन ने जिस विश्वास के साथ मोदी जी को सपोर्ट किया, मोदी जी को तहे दिल से स्वीकार किया, नहीं था। बीजेपी का यह नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इस तरीके का नारा लगाकर और जनता में एक विश्वास जगाकर जिस तरीके से मोदी जी आए और हमारे देश के लिए कार्य किए, हालांकि उतना अच्छा पैरामीटर नहीं रहा, जिससे कि बेरोजगारी का जो है सिलसिला लगातार जारी रहा। और बेरोजगारी जो है पूर्णतः कह सकते हैं कि खत्म तो होने की चीज है नहीं, लेकिन बेरोजगारी में जो कमी आनी चाहिए थी वो कमी आकर के नहीं, उसमें और बढ़ोतरी हुई। सचिन जी, आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अभी एक स्लोगन्स का आपने जिक्र किया कि 2014 में मोदी जी इस तरह का स्लोगन्स का प्रयोग करके सत्ता में आए थे, कांग्रेस को, यूपीए सरकार को हरा कर। लेकिन मेरा सवाल होगा कि उस पैरामीटर के साथ मोदी सरकार कहां तक खड़े होते दिख रही है? अगर बात किया जाए तो अगर हम बोलेंगे कि 2014 में मोदी जी जब पहले बार प्रधानमंत्री पद पे आए तो 282 सीटें लाए। जी जी 17 करोड़ देश की आबादी ने इन्हें जन समर्थन मिला। जी जी, और पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी ने बहुमत हासिल किया। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका कहना था, और उस पार्टी का भी कहना था, बीजेपी का, कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। प्रयास तो इन्होंने किया, 5 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन जितनी अपेक्षा की गई थी, उनसे जितना डिमांड था, उस अनुसार से वर्क हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद भी 2019 में फिर से लोगों को ऐसा लगा कि अब इस तरीके से 5 साल का कार्यकाल उतना अच्छा रहा नहीं मोदी जी का, जो हमारा मेन समस्या है बेरोजगारी, वो अभी नहीं कमा, लेकिन फिर से हो सकता है कि एक आशा के रूप में
अगला बार फिर से 5 साल का कार्यकाल इनको अगर मिले तो हो सकता है बेरोजगारी कम हो। लेकिन बात क्या थी कि लोगों को ऐसा भी, कुछ लोग तो निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी चले गए, आधी से ज्यादा आबादी निगेटिव में चले गए। जी जी जी। लेकिन उसके बाद भी जैसा अनुमान भी नहीं था 2019 में, वह 303 रिकॉर्ड सीटों के साथ 23 करोड़ से ज्यादा आबादी ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया और फिर से मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुना। लेकिन एक सवाल यहाँ पे होगा कि जिस तरीके से पैरामीटर आप दिखा रहे हैं, बहुमत से आप काउंट कर रहे हैं, 2014 और 2019 के बीच को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम उस रेशियो से देखें तो क्या लगता है 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसी रेशियो से रहेगा या वो अप डाउन भी होने की संभावनाएं दिख रही है? देखिए, अब एक बात है कि जब मोदी जी आए, ठीक है, तो देश का जो जीडीपी था, कांग्रेस के समय का जो जीडीपी था, उससे तो दुगना जीडीपी हुआ। जी। और कहा जाता है कि किसी भी देश का जो विकास को अगर देखना है, डेवलपमेंट को देखना है, तो उसके जीडीपी को काउंट किया जाता है। बिल्कुल। तो अगर उस मुद्दे पे अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के समय जीडीपी 112 लाख करोड़ था जी जी। और जब मोदी जी आए तो 272 लाख करोड़ यहाँ का जीडीपी भारत का हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आज और यह भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था में शुमार हो गया, समझ गए? तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और मोदी जी का जो अनुमान था और अनुमान है भी, समझ गए, उनका जो लक्ष्य है कि 2025 तक जो जीडीपी है भारत का वह $5 ट्रिलियन जो है रखा गया है। अच्छा तक मैं पहुंचा दूंगा। जी जी। लेकिन हालात को देखते हुए या टारगेट को तय करना काफी मुश्किल दिख रहा है। लेकिन अभी की जो हालात है सचिन जी, वो बहुत ही चिंताजनक हालात है। आप यूक्रेन रसिया का युद्ध को देख सकते हैं, अमेरिका भी बहुत ही क्रिटिकल मुहाने पे खड़ा है। इकोनॉमी के पैरामीटर से अगर आप देखते हैं तो इधर आप इजराइल और फिलिस्तीन का भी सिचुएशंस को देख सकते हैं। तो मिला जुलाकर अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर को देखें तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं होगा कि इस स्थिति को, जो स्थिति में अभी जीडीपी है भारत की, उसी रेट से आप ग्रोथ रेट बढ़ाते रहें, इकोनॉमी को बैलेंस करके आगे बढ़ते रहें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आप वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका बेरोजगारी रेट भी बहुत टॉप पे है। आपको कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो आप दोनों पैरामीटर को संतुलन में कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, अगर बात किया जाए तो यहाँ की बेरोजगारी का जी तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि मोदी जी से पहले जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की, तो उसमें एक व्यक्ति का जो आय था, सालाना आय 80,000 रुपये से कम था। अभी मोदी का जो शासनकाल रहा, इसमें यह दुगनी रेट से जो है भागा है इनका आय, क्योंकि अभी जो आय है एक व्यक्ति का 1.70 लाख रुपये से ज्यादा हो गया है। हालांकि सरकार का जो पैरामीटर है, यह अलग बात है देश के लिए कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग को अभी भी सरकार गरीब मानती है, ठीक है जी जी। लेकिन बहुत सारे पहलुओं पे बात किया जाए तो अभी भी जो एक्सपोर्ट है, समझ गया ना, एक्सपोर्ट जो है हमारे देश में वह जो है अपना कम हो रहा है। बिल्कुल। और इंपोर्ट जो है, ठीक है, वह जो है अपना आयात जो है, समझ गया ना, वह जो है अपना बहुत ज्यादा हो रहा है। तो दोनों गवर्नमेंट में ऐसा था, दोनों गवर्नमेंट थी तो उसमें भी जो है अपना एक्सपोर्ट जो है अपना ज्यादा था और एक्सपोर्ट जो है कम था और इंपोर्ट ज्यादा था। आयात मींस की आयात जो है वह कम था, आयात ज्यादा था और निर्यात जो है कम था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं सचिन जी, लेकिन यहाँ पे पुनः आपको हम रोकना चाहेंगे। आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर कीजिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जीडीपी से तुलना हो रही है, जीडीपी को आप देख रहे हैं। ये चीजें मोदी सरकार एक तरफ दावे करती है कि हम मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और डिफरेंट ऐसा प्रोजेक्ट लाए जो कि हमारे इंपोर्ट पावर को
कम किया है, हमारे एक्सपोर्ट पावर को बढ़ाया है, जिससे हमारा मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन लेवल हाई हुआ है, जिससे हमें इंपोर्ट करने वाली वस्तुओं में कमी आई है। तो जिसका कारण है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट तेजी से ऊपर जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर बात किया जाए तो एक्सपोर्ट तो जो है बढ़ा है जी, इसमें कहीं किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, लेकिन अगर बात किया जाए उस लेवल पे तो भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। जी, औद्योगिकरण जो कि एक पिलर है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का, तो औद्योगिकरण मोदी जी का प्रयास है और प्रयास रहा भी, लेकिन जिस स्तर से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था उस रूप में कुछ भी नहीं हुआ, समझ गए। तो आखिर इसका मेन जो है प्रभाव भारत की जनता पे पड़ा। आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसा भयंकर महामारी से भी मोदी जी ने निपटा और उससे पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था हिला है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को तो हिलना जो है तय है, लेकिन उसके बाद भी भारत का जो है विदेशी मुद्रा, समझ गए, अगर विदेशी मुद्रा की अगर बात किया जाए तो उसका जो है भंडारण जो है भारत में बिल्कुल 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 बढ़ा है, राइट। हाँ, यूपीए सरकार से 2.5 गुना विदेशी मुद्रा बढ़ा है जी, और 50 लाख करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा का भंडार अभी भारत के पास है, जिससे भारत की भी जो करेंसी है उसका जो है मूल्य जो है बढ़ा। लेकिन आप देखिए इसको, आप अगर यूपीए गवर्नमेंट को देखते हैं और एनडीए गवर्नमेंट को देखते हैं, दोनों के 10 साल के शासनकाल को आप जब कंपेयर करेंगे तो डॉलर का या रुपया का वैल्यू में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है डॉलर और रुपये के बीच का, अगर हम कंपेयर करते हैं तो। दूसरी चीज़, आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड का 5वीं इकोनॉमी तो बन चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई की चपेट में आपको पूरी तरह महंगाई जकड़ कर रखी है। कैसे संतुलन बनाएंगे? क्या रणनीति बन सकती है यहाँ पे सरकार की? देखिए, भारत की जो पृष्ठभूमि है जी, वह किसानों की भूमि है भारत। जी जी, और किसान आंदोलन भी हुआ इनके शासनकाल में, हुआ। जो 3 कानून, कृषि कानून इन्होंने लाया जी, उसको भी वापस ले लिया गया। जी, और अगर बात किया जाए तो किसानों का जो एमएसपी है, जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको बोल सकते हैं, जी, उसके अनुसार मोदी सरकार 775 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं पे और चावल पे 730 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाया है। जी, तो जी, अगर बात किया जाए तो किसानों की कमाई तो दुगनी हुई है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कहीं ना कहीं पहले जो यूपीए गवर्नमेंट था उसमें किसानों की मंथली आय का जब चर्चा किया गया था, जी जी, जब उसकी गणना की गई थी तो 6,000 के आसपास था। जी, अभी जो है 10,000 से ऊपर जो है किसानों की आय हो गई है। अच्छा तो अच्छा, कहीं ना कहीं किसानों की जो स्थिति है वह जो है सुधरी है और मोदी सरकार अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उससे कहीं ना कुछ जो है अपना राहत तो मिला है। अच्छा, कहीं आपको ये नहीं लगता है कि 6,000 रुपये ये वोट बैंक का एक मतलब ड्रॉ कूपन वाला कॉन्सेप्ट है, चॉकलेट दो और वोट वसूलो वाली लेने वाली बात है? आपको ऐसा नहीं लगता है? क्योंकि 500 रुपये अगर किसान को महीने का मिल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है 500 रुपये का आज के समय में। देखिए, अगर उस तरीके की बात अगर किया जाए तो आप कह सकते हैं कि हर चीज जी, अगर मोदी को अगर जो है अगर रियल वे में अगर पारदर्शिता से अगर बात की जाए कि वोट बैंक ही बढ़ाना है जी, तो आखिर जो इतनी महंगाई इनमें हुई, ठीक है, जी, महंगाई की अगर बात किया जाए तो इस 9 साल के कार्यकाल में जी, आटे की कीमत में 52% की महंगाई, जी, और चावल की कीमत में 43% महंगाई, जी, और दूध की कीमत में 56% महंगाई, जी, और नमक की कीमत में 53% तक की महंगाई बढ़ गई। जी, अगर वैसा अगर बात रहता जी, तो सरकार इन सब के जो है अपना रेट को कम कर देता। पेट्रोल में अगर बात किया जाए तो इस 9 साल के अंतराल में पेट्रोल का जो रेट है उसमें 24 रुपये की बढ़ोतरी, ऑब्वियसली, हाँ, और डीजल की कीमत में 34 रुपये की बढ़ोतरी हुई। जी, जी, अगर इसको आप वोट बैंक मानते हैं
कि सरकार का जो है यह वोट बैंक है। तो देखिए अपना अपना जनता जनार्दन का भी, लोगों का अपना अपना जो है एक नजरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है क्यों नहीं आप ऐसा कह रहे हैं कि यह एक सहायता के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर कुछ नहीं तो कम से कम कुछ 6,000 से कम किसान अपने जो है बीज को लाएगा, कम से कम खेती का कुछ कार्य तो 6,000 रुपये में निपटाएगा, समझ गए? जी जी कुछ तो राहत जो है जरूर मिला है। जी। और इसे आप जिस तरीके से भी देख ले, अगर वोट बैंक की बात होती तो इतनी महंगाई बढ़ती नहीं, और महंगाई की बात है तो यूपीए गवर्नमेंट से ज्यादा महंगाई मोदी सरकार में बढ़ी। अच्छा अच्छा, लेकिन बेरोजगारी का ग्राफ भी हमें लगता है कि यूपीए की तुलना अगर एनडीए से करते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए से में बेरोजगारी का रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। देखिए बेरोजगारी का रेट तो बढ़ा है जी, तो पॉपुलेशन में भी जो है इंडिया विश्व का नंबर 1 जो है अपना कंट्री बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉपुलेशन भी बढ़ा है। बिल्कुल। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि आज विश्व की कैसी स्थिति हो गई, जी, जब अमेरिका जैसा इतना बड़ा अर्थव्यवस्था जब हिल्लोरे मार रहा है और अमेरिका जैसी व्यवस्था वह डिफॉल्ट होने के कगार पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक कि कोरोना जैसी महामारी, राइट, रूस और यूक्रेन का युद्ध और बाकी फिलिस्तीन वाला युद्ध इधर देख रहे होंगे। जी तो विश्व जो है जी एक अलग तरीके से हो गया है। तो आखिर इसको देखते हुए आप यह जो है किंचित मात्र भी जो है अपना नहीं कह सकते हैं कि कोई भी सरकार के लिए यह जो है बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि बेरोजगारी अभी से नहीं, कोई भी सरकार है नौकरी देने के नाम पे घिसड्डी रही, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। लेकिन सर यहाँ पे पुनः आपको हम रोकेंगे। एनडीए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है, ये शुरू से ही मोदी सरकार ये कहती रही है कि हम सरकारी नौकरी का तो वादा कर नहीं सकते ज़्यादा, लेकिन हम लोगों को इतना स्किलफुल बना देंगे कि स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल योजना, डिजिटल डिफरेंट मल्टीपल्स योजना इन्होंने लाया। जो मोदी सरकार कह रही है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मोदी सरकार का स्टेटमेंट है, वो बीजेपी ये कहती है कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट मतलब बहुत लॉन्ग फ्यूचर में दिखेगा। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जहां तक बात करें जी तो आप खुद देख रहे हो जी, आज डिजिटलाइजेशन का आज इतनी जो है मांग बढ़ गई जी कि आज लोग जो है पॉकेट में पैसे भी लेकर के नहीं चलते, राइट, उसके बाद भी अपनी सारी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीद लेते हैं, राइट। तो अगर बात किया जाए डिजिटल इंडिया की या स्किल्ड इंडिया की, जो भी बात हो, समझ गए, तो इसमें प्रयास सरकार का जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पे लाने की जहां तक बात हो, सबका सहयोग इसमें जरूरी है। जब तक हम जो है स्किलफुल नहीं बनेंगे तो नौकरी कितना है, 1-2% नौकरी। बिल्कुल। तो नौकरियां से सिर्फ काम चलने वाली नहीं है, इतनी बड़ी आबादी को आखिर स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, जी स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। जी, तो मोदी सरकार, यही कारण है कि प्राइमरी लेवल के एजुकेशन से ज्यादा जी, सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, उसके बाद कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इतनी सीटें जो है कभी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में यूपीए गवर्नमेंट में रही नहीं रही थी, राइट। ये बात जो है सत्य है, इसको मानना पड़ेगा। उसके बाद भी बेरोजगारी ये तो भयावह समस्या है ही। जी जी, तो सरकार के सामने एक कोरोना जैसा महामारी और जो है विश्व का जो जिस तरह से आज चल रही है सारी व्यवस्थाएं, अब विश्व का हर अर्थव्यवस्था वाला देश, सारा अर्थव्यवस्था डगमगाया हुआ है, तो उसमें सरकार को थोड़ा तो जो है परेशानी है। तो देखिए, हाँ, तो देखिए बातें मिला जुला कर यही आ रही है कि यूपीए गवर्नमेंट से ज़्यादा बेरोजगारी एनडीए गवर्नमेंट में रही है। अगर हम मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को एक दूसरे से तुलना करते हैं तो। दूसरी चीज़ ये भी इनका कहना है कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हमारा जीडीपी भी
यूपीए गवर्नमेंट से एनडीए गवर्नमेंट में बहुत तेजी से बढ़ी है। आज के समय में वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी भारत बन चुका है। और अगर हम बात करें मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे अभी सर, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने देखा किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है। इंपोर्ट का लेवल जब घटेगा, एक्सपोर्ट का लेवल जब बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली है कि आपका जीडीपी ग्रो अप में जाएगी। दूसरी चीजें ये है कि जहां तक बात बेरोजगारी की है, तो जैसा मोदी गवर्नमेंट की, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, और नॉट केवल इंडिया की बात है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की भी ये बात है कि जब तक आप स्किलफुल नहीं बनेंगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज एक ये भी बात है कि हम लोग युवा, मोदी जी का जो स्टार्टअप योजना का जो कॉन्सेप्ट रहा है वो हमेशा रहा है कि लोगों को नौकरी लेने वाले से ज्यादा नौकरी देने वालों बनने की जरूरत है। आप जब तक नौकरी क्रिएट नहीं करेंगे तब तक लोगों का एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, आज के समय में भारत जो है पूरे वर्ल्ड में युवाओं का सबसे पावरफुल कंट्री है। सबसे ज्यादा युवा रखने वाला अगर कोई वर्ल्ड में कोई देश है तो वो हिंदुस्तान है। और जिसके पास युवा होता है उसके पास पोटेंशियल पावर होती है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के पास भले ही इकोनॉमिकल मामले में अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर का सुपर पावर बना हुआ है, लेकिन अगर आप यूथ के मामले में देखेंगे तो हिंदुस्तान आज भी पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर बनकर एक मजबूती के साथ काम करते दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये है। लेकिन अंततः सचिन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको 2024 में बेरोजगारी, महंगाई के बावजूद भी अगली सरकार किसकी होगी? आप क्या सोचते हैं? अगर इस पे बात अगर किया जाए तो कहना मुश्किल है जी क्योंकि अगर बोल दिया जाए कि बीजेपी की ही सरकार आएगी जी या बोल दिया जाए कांग्रेस की सरकार आ जाएगी जी, तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टेड मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जनता जनार्दन का जी क्या मंशा है, आखिर इस तरीके का बेरोजगारी वाली भयावह स्थिति में भी, महंगाई वाली भी स्थिति में लोग जो है किस तरीके से किस पार्टी का समर्थन करते हैं वो तो जनता जनार्दन तय करेगी, हमारे दर्शक तय करेगी। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, महंगाई बढ़ी है लेकिन लोगों का आय भी दुगनी हुई है। बिल्कुल, आय भी दुगनी बिल्कुल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तक अगर बात किया जाए कि अगर देश लेवल की बात किया जाए, विश्व लेवल की बात किया जाए, तो विश्व पटल पे मोदी जी ने भारत का जो छवि क्रिएट किया है वह सराहनीय है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जी जी बिल्कुल। कि अब आप देख लीजिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो कोई भी देश हो, जी, मोदी का अग्रणी है और मोदी जैसे लीडर की जरूरत है हमारे देश को। अब प्रयास तो जारी है। आप जानते हैं बिल्कुल। कि अगर एक पिता अपने पुत्र के लिए संपूर्ण भी समर्पण कर देता है तो ऐसा भी स्थिति आती है कि पुत्र अच्छा नहीं बन सकता। बिल्कुल। पिता को कभी अनसक्सेस भी हाथ लगती है, लेकिन बार बार कहा जाता है, करत करते अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत दिशान। जी, जी। तो कहीं ना कहीं अगर प्रयास जारी रहा, लोगों के दिल दिमाग में स्किल्ड नॉलेज की तरफ जो है मंशा हुई, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी जैसी यह भयावह समस्या हमारे देश की नहीं है, यह पूरे विश्व की समस्या है। तो कहीं ना कहीं इससे निजात पाया जा सकता है। जी जी, चलिए। तो सचिन जी, आपने बहुत ही संयमित शब्दों में, बहुत ही एकदम चुनिंदा शब्दों में आपने सारे सवालों का जवाब दिए, और सवाल और जवाब का सिलसिला आपके बीच इतने समय तक चलता रहा जो आप लोग लगातार सुने। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं ये भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। दूसरी चीज, हमारा जो ये शो है शाम में प्रतिदिन आपके लिए लेकर आऊंगा। दूसरी अगली बात यह है कि हमारा शो बिल्कुल निष्पक्ष होगा। यहाँ किसी तरह का कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात विशेष तौर पे नहीं होगी। जो सही होगा उसे हम लोग आपके बीच रखेंगे। बाद बाकी पारदर्शिता की जहां तक बात है तो 1000% पारदर्शिता की गारंटी पूरा जनता जागरण ग्रुप आपको देती है। दूसरी अगली बात यह है कि आप अपना ओपिनियन देना कभी ना भूलें। आप क्या सोचते हैं
आपके मन में क्या चल रहा है, हमारे शो में कोई अगर कमी कुछ है तो वो भी आप जरूर बताएं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट, आपका सुझाव हमारे लिए हमारी ताकत बनती है, ताकि हम जो कमी कर पा रहे हैं, हमारे शो में कुछ कमी रह रही है, उसे हम इम्प्रूव कर पाएं। अंततः आपसे एक अनुरोध होगा कि आपसे एक अनुरोध होगा कि आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि हर जरूरतमंद के पास हर खबर पहुंच सके। चलिए, तो आप सभी लोग जनता जागरण के साथ बने रहें। मैं प्रिंस कुमार, नमस्कार।